चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे फांसी पे लटका दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारे भाई जिंदाबाद, हमारे भाई साथी जिंदाबाद। हमारे महासंघ के पदाधिकारियों के नामांकन कार्यक्रम में मैं जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की ओर से जितने भी हमारे दोनों भवनों के स्थित विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का पूरे अंतर्मन की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित नगर निगम के हमारे बड़े भाई श्री शशि कुमार मिश्रा जी उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई गोमती त्रिवेदी जी का स्वागत करता हूँ। अपने परम मित्र और मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री भाई सुरेंद्र श्रीवास्तव जी अपनी पूरी टीम के साथ, भाई अरुण वाजपेयी जी, अमित श्रीवास्तव जी, सब लोग उपस्थित हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जो चेहरे हमारे सामने पड़ते जाएंगे, इंदिरा नगर आवासीय महासमिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई देवी शरण त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई श्रीराम यादव जी दिख रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। नामांकन करना चाहता हूँ तो मुकुल भाई का यही एक स्थान है जहाँ खड़े होकर के ये हमारा भाषण सुनते हैं। मैं आप दोनों लोगों का भी स्वागत करता हूँ, मुकुल भाई का और क्षितिज भाई का, दोनों लोगों का। यूनुस भाई हमारे सामने खड़े हैं और ये बिटिया जो बड़ी मेहनत कर रही है, मैं सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, प्रत्येक 2 वर्ष में मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आज से 2 साल पहले, और 2 साल ही क्यों कहूं, 20 सालों से लगातार, और आप विश्वास मानिए कि जब आप एक हमारे नाम के आगे टिक लगाते हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आपका कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है, और उस कर्जे को मैं उतार तो पता नहीं कितना पाता हूं, कितना नहीं पाता हूं, लेकिन पूरी ईमानदारी से प्रयास करता हूं कि आपका ये जो कर्ज है, मैं इसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उतारने का काम करूं। मैं अपने उन पुराने साथियों का, बहुत सारे नए बच्चे आए हुए हैं जो नहीं जानते हैं, उनको आज सारी सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। लेकिन जब 2001 में पहली बार आपने मुझे अध्यक्ष चुना था तो इन दोनों भवनों की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ थी। सुरक्षा के नाम पर जीरो था, यहां से सरकारी 4 पहिया गाड़ियां चोरी होती थी, प्रतिदिन साइकिलें, मोटरसाइकिलें जाने कितने चोरियां हुआ करती थी। पीने का पानी नहीं मिलता था आपको, कुछ भी लिफ्ट जलगर हो चुकी थी, बहुत सारी चीजें जो थी, कुछ भी आपके सुविधा के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इन 20 वर्षों में हमने और हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो सुशील कुमार बच्चा हो, चाहे वो राम कुमार भालू हो, चाहे वो विजय प्रकाश श्रीवास्तव के रूप में हो, या हमारे और तमाम सारे पुराने साथी और नए साथी को लेके आए हैं। अब एक एक का नाम, जितनी टीम यहाँ पर खड़ी है, सब आप जानते हैं कि इन सारे लोगों ने हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमेशा चलने का काम किया है। और जो मैं अपने संकल्प लेता हूं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए केवल ये पदाधिकारी ही नहीं,
आप सब दोनों भवनों का एक एक कर्मचारी हमारी एक कॉल पर जिस तरीके से उतर कर नीचे आता है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमने जो काम किए हैं आज के दिन, केवल आज के दिन बताता हूं और बताता नहीं हूं बीच में कि हमने क्या किया, वो आप स्वयं देखते हैं। लेकिन आज के दिन बताना इसलिए पड़ता है कि बहुत सारे हमारे तमाम साथी नौजवान आए हैं, नए भर्ती के लोग आए हैं, वो जाने कि आज जिस महासंघ का इतने शानो शौकत के साथ नामांकन होने जा रहा है, उसके नेताओं ने अभी तक हमारे लिए किया क्या है। और ये जानने का अधिकार आपका बनता है, ये हक बनता है आपका कि आप हमसे कहें, आप जाने कि हमने क्या किया। मैंने यहां पर कई भाषणों में एक बात कही थी कि मैं उस दिन अपनी नेतागिरी को सार्थक मानूंगा जिस दिन दोनों भवनों में एक भी दैनिक वेतन और वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं रह जाएगा। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि बहन मायावती जी की सरकार में 2010 में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले एक ऐसा आंदोलन हुआ था जो पूरे प्रदेश नहीं और देश के लिए एक मिसाल बन गया था। और केवल जवाहर भवन इंदिरा भवन ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख दैनिक वेतन और वर्कचार्ज कर्मचारियों का विनियमितीकरण कराने का काम एक झटके में हुआ था। हमें उनकी लड़ाइयां लड़नी है आगे भी। अभी उनको पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद अभी तमाम सारे लाभ उनको नहीं मिल रहे, उनके लिए हमारा प्रयास जारी है। मित्रों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर थी पार्किंग की व्यवस्था, आज आप देख रहे होंगे कि महासंघ के ही प्रयासों से आपके जवाहर भवन में 7 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हो गया है, जो आपके न्यूज में आ रही है। ये महासंघ ने किया। इसके अलावा जब जवाहर भवन में गर्मी में एयर कंडीशन चलता था तो हमारे इंदिरा भवन के कर्मचारी कहते थे, अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ ये दुराव कैसा, हम लोग गर्मी में काम कर रहे हैं और जवाहर भवन के लोग बढ़िया एसी में बैठ कर काम कर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि इंदिरा भवन को हम एसी करवाएंगे और इंदिरा भवन का एसी ऐसा हो गया है कि जून में जाड़ा लगने लगता है। जवाहर भवन का एयर कंडीशन प्लांट चूंकि बहुत पुराना हो चुका है, वहां अभी कभी 2 घंटे चल गया तो बंद हो गया, फिर थोड़ी देर चला बंद हो गया, निश्चित रूप से उसकी क्षमता कम हुई, हम जानते हैं। उसको भी पूरा नया लगवाने का प्रयास महासंघ कर रहा है और जल्दी ही मैं लगवा करके रहूंगा। जवाहर भवन में भी आपको बहुत बढ़िया तरीके का एयर कंडीशन प्लांट आपको मिलने वाला है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है हमारे पास गिनाने के लिए। आपकी सुविधा के लिए मुझे कष्ट होता था जब कोई अधिकारी अपने चपरासी को 500 रुपया देता था और कहता था चाबार चले जाओ और हमारा रिजर्वेशन करा लो। 498 का टिकट अगर होता था तो जब आएगा तो अधिकारी पहले वो 2 रुपया वापस करो, उसके चक्कर में पहले रहता था, वो भूल जाता था कि कर्मचारी हमारा यहाँ टेम्पो से साइकिल से किसी तरह गया होगा, वो 2 रुपया वो अधिकारी पहले लेता था। हमने अपने चलो श्रेणी कर्मचारियों की पीड़ा को समझने का काम किया और ये व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि इसमें मैंने कोई नेतागिरी नहीं करी, केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों को कैश करा करके आपकी सुविधा के लिए रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर आपको समर्पित किया। मित्रों, पिछला साल 2020 केवल हम सबके लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, समूचे विश्व में एक सनकी देश की बदतमीजी के कारण
जिस प्रकार की त्राही त्राही मची उसको हम सब लोगों ने झेला है। कोरोना महामारी को हम सब लोगों ने झेला है, अभी भी चल रही है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन आम जन तक पहुंचने में पता नहीं कितना समय लगेगा। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने इस बात का ख्याल रखा और विशेष रूप से हमारे बहुत कर्मठ महामंत्री भाई सुशील कुमार बच्चा जी ने लॉकडाउन के समय भी कार्यालय आ करके कर्मचारियों का हाल लेने का प्रयास किया। किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, ये जानने का प्रयास किया। और अगर कोई समस्या आई, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हमारा कर्मचारी हो, चाहे यहाँ सैनिटाइजेशन कराने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ मास्क वितरण किए जाने की व्यवस्था हो, सारी की सारी चीजें हमारे और हमारे महामंत्री और हमारे सारे पदाधिकारियों ने मिलकर के ये कार्य किया है। फिर भी हमारे कुछ साथी जिनको हमने खोया है, हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक साथी की मृत्यु हुई, हमने बहुत सारे अपने लोगों को खोया जिनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन धीरे 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 हम अब उस त्रासदी से बाहर आ रहे हैं। उसके बाद जब थोड़ा माहौल सामान्य हुआ तो महासंघ ने यह विचार किया कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी जो आवश्यक सेवाओं के विभागों के हैं, जिनका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नागरिक भूखा न मरे, जिनका उद्देश्य था वो ऐसा खाद्य विभाग, जिनका उद्देश्य था कि हमारे विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी नागरिक या कर्मचारी चिकित्सा के अभाव में न मरे। हमारे चिकित्सा शिक्षा के साथी, हमारे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक इन डिस्पेंसरियों के साथी, ट्रेजरी के साथी, बैंक के साथी, ट्रेजरी के उन साथियों ने जिन्होंने लॉकडाउन में भी हमें एक दिन भी वेतन लेट नहीं होने दिया, सबका वेतन समय से पहुंचा। मैं उन साथियों को, हमारे लोक सेवा अधिकारी के साथी जो कानपुर से आकर के यहाँ कर्मचारियों का वेतन बिल बना रहे थे, यहाँ तमाम सारे काम हो रहे थे, उन लोगों ने आकर के ये काम किए ताकि वो कर्मचारी की बंदिशें झेलकर घर में है, उनको किसी प्रकार का आर्थिक संकट न आने पाए। अपने जान को, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। तो महासंघ ने अपना कर्तव्य समझा कि इनके मनोबल को बढ़ाया जाए, ऐसे हमारे कर्मचारी साथियों के मनोबल को बढ़ाया जाए। और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अब तक दोनों भवनों के 400 उन कर्मचारियों को जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए थे, कोरोना काल में यहाँ आकर के अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करने का काम किया गया है। अभी भी तो हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं, अध्यक्ष जी आप हमको भूल गए, हम भी आए थे कोरोना काल में, हमारा सम्मान नहीं हुआ। मैं आप सबको वचन देता हूं, यह कार्यक्रम कोरोना योद्धा सम्मान देने का कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अपना योगदान दिया और हमारी दृष्टि से दूर है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग हम तक अपनी बात रखें और निश्चित रूप से हम आपका सम्मान आने वाले समय में समय पर करते रहेंगे। कोई साथी हमारा वंचित नहीं रहेगा। हमारे बीच हमको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जवाहर भवन और इंदिरा भवन के बहुत ही क्रांतिकारी नेता, जिनका मार्गदर्शन हमको सब हमेशा मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा, पूर्व में भी मिला, हमारे बड़े भाई आदरणीय बलदाऊ जी श्रीवास्तव भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। विशाल साहू, मनोज पांडे, ये सब लोग हमें सामने दिख रहे हैं, हमारी जगदीश जी सामने दिख रहे हैं, शिखा टंडन सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर
हमारे जो मुस्लिम कर्मचारी साथी हैं इंदिरा भवन में तैनात, उनको नमाज पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। वो पूरा जवाहर भवन की परिक्रमा करके तब जाते थे। उन्होंने हमको बताया कि अध्यक्ष जी, अगर ये इंदिरा भवन के अंदर से गेट खुल जाए तो इंदिरा भवन के कर्मचारियों को बड़ी आराम मिल जाएगी। हमने लिखा पढ़ी चालू करी, लिखा पढ़ी से बात नहीं बनी। हमने राज संपत्ति अधिकारी को बुलाया, यहाँ दौरा कराया, बात नहीं बनी। राज संपत्ति अधिकारी हमको गोली टिकाकर चले गए। इधर से वो गए, उधर मैंने एक्सीएन को हल्का, मैंने कहा इंजीनियर भेजो गेट तोड़ो, और गेट उसी दिन आधे घंटे के अंदर यहाँ पर लग गया। बहुत सारी चीजों के लिए थोड़ा बहुत रिस्क अगर लेना पड़े तो उससे नेता अगर डरेगा तो फिर आपके हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। हमारा एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी था लक्ष्मण प्रसाद, उसको उसी के विभाग के एक अनुसूचित जाति के ही कर्मचारी द्वारा, अधिकारी द्वारा इतना परेशान किया जा रहा था कि उसने हमसे आकर के कहा कि अध्यक्ष जी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस अधिकारी की वो दशा करी है जिसके परिणाम स्वरूप मुझे मुकदमा भी झेलना पड़ा। मैंने मुकदमा झेला, लेकिन उस अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ कोई समझौता करने का काम नहीं किया। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा जहां पर लगी हुई है, इसके पार्क की आप दशा देख लें। इसके पार्क में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी कबाड़ गाड़ियां खड़ी हुई थी। आज भी वो गाड़ियां हटा करके परिसर में जरूर रख दी गई, उनको हटाने का काम करना है। लेकिन हमारा महासंघ का लक्ष्य था कि नहीं, इस पार्क से गाड़ियां हटवा करके इस पार्क का सौंदर्यीकरण करवाना है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे महामंत्री सुशील कुमार बच्चा जी ने बहुत प्रयास किया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बच्चा जी के लिए। बहुत मेहनत इन्होंने करी और आज आप देख रहे होंगे कि उस नेहरू पार्क का सुंदरीकरण हो रहा है, बढ़िया क्यारी बन रही है, उसमें गार्डनिंग हो रही है, ताकि जाड़े के दिनों में हमारे यहाँ काम करने वाली बहनें, चाहे हमारे भाई, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए धूप लेना चाहे तो कम से कम एक ठीक ठाक जगह तो हो उनके लिए। ये व्यवस्था कराने का काम महासंघ ने किया। जो किया वो तो बहुत लंबा चौड़ा और भी आप लोग बताते होंगे, लोग अपने आप को समझते होंगे, लेकिन इन आगे वाले 2 सालों में हम क्या करेंगे वो बताना बहुत जरूरी है। हम आपसे वोट मांगे तो क्यों मांगे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, जैसे एक बार दैनिक वेतन और वर्कचार्ज कर्मचारियों की पीड़ा को हमने समझा था और मुख्य रूप से इसको अपने मोर्चे की मांग पत्र में डलवा करके ये संकल्प था कि ये काम कराना है, उसी तरह से मेरे मन में एक 30 सी उभरती जब मैं आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के बच्चों की दशा देखता हूं, मैं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की दशा देखता हूं। आउटसोर्सिंग और संविदा पर काम करने वाले वो बच्चे जिनको 7,000 8,000 वेतन मिलता है और उनसे काम नियमित कर्मचारियों से ज्यादा लिया जाता है, इतना परिश्रम लिया जाता है उनसे, और वो करते हैं क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटका करती है कि साहब नाराज हो गए तो कल से कह देंगे ना ना बनिया की दुकान है, छुट्टी तुम्हारी, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मजबूरी में वो करते हैं। उन आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए मेरे मन में ये बात है, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि उनका विनियमितीकरण किसी तरह से मैं करवाऊं। समय लगेगा, मैं जानता हूं। दैनिक वेतन वर्कचार्ज कर्मचारियों को विनियमित कराने के लिए मैंने 4 साल यहां से बोला है, 4 बार बोला है, यानी 8 साल मुझे लग गए। लेकिन अगर आपके इरादे नेक हो तो सफलता जरूर मिलती है। मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह नेता आने वाले समय में आपके लिए कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर करेगा और जिसके
एक नियम बना दिया था कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। उसके पीछे दो साजिशें थी। एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नस्ल को समाप्त करो, दूसरा उद्देश्य यह था कि कर्मचारी आंदोलनों में सबसे ज्यादा अगर कोई संघर्षशील कौम है तो वो चतुर्थ श्रेणियों की कौम है। ये संघर्ष करते हैं तो संघर्षशील लोगों की संख्या कम किया जाए, उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नस्ल समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब क्या है, मैं मानता हूं कि सरकार इस साजिश में कामयाब हुई है, आंदोलनों की धार कमजोर हुई है, लेकिन उस धार को हम कमजोर नहीं होने देंगे। समय समय पर सरकार को बताते भी रहते हैं। नगर निगम में भी मृतक आश्रितों की भर्ती बंद कर दी गई। मैं बधाई देना चाहता हूं सुशील कुमार मिश्रा जी को, बड़े भाई को, जिन्होंने वहां की पूरी आपसी मतभेद भिन्नता को मिटा करके एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया और उस संयुक्त मोर्चा के गठन से आंदोलन किया और आज इन्होंने विजयश्री हासिल करके यहां पर उपस्थित है। मैं बड़े भाई को बधाई देना चाहता हूं, इनके कुशल नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। शशि मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश पांडे जिंदाबाद, इनके सहयोग में चाहे हमारे भाई आनंद वर्मा जी हो, चाहे राजेश सिंह जी हो, सब लोगों ने इनके कंधे से कंधा मिला करके चला। क्योंकि लड़ाई के लिए अगर अब भी हम न चेते, अपनी अपनी दुकानें सजाते रहे, अपनी अपनी दुकानें चलाते रहे, तो दुकान में खाली खोले बैठे रहोगे, ग्राहक एक भी नहीं आएगा। ये जान लेना भाई, क्यों आएगा। मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो कर्मचारियों की पीठ पर छुरा भोग कर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम अधिकारी को अगर घिराव करने जा रहे हैं तो हम घिराव करके आ रहे हैं, उधर से एक गुट जिसमें केवल 2 है 3 है पता नहीं कितने है भी कि नहीं है पता नहीं, वो जा रहे हैं अफसर के पास कि साहब बहुत बदतमीज है, FIR करा दो इनके खिलाफ। ये तो कहो उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जो उनके चढ़ावे में नहीं आते, नहीं चढ़ाने वाले तो चढ़ा के चले जाएंगे, फिर बेचारा अधिकारी जाएगा। बहुत जगह ऐसा हुआ है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे अधिकारियों के साथ महासंघ ने कट्टरता से काम किया है, केवल उन लोगों की वजह से जिन्होंने भड़काने का काम किया, दुष्प्रचार करने का काम किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का भी काम हम करेंगे। तो अरे रुको यार, यही तो मौका मिलता है बोलने का, याद तक मिलता है। निगम को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना का बहाना लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आपदा को अवसर में बदलो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आपदा को अवसर में बदलो, और सबसे ज्यादा आपदा को अवसर बनाया अगर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बनाया, इसमें कोई तो राय नहीं। हमारा DA रोक दिया, हमारे भत्ते काट दिए, प्रदेश की सरकार ने हमारे भत्ते काट दिए, कहने लगे नहीं कोरोना में सहयोग है। भाई तुम्हारे बिना कहे, सरकार के बिना आह्वान के हम सब ने लगभग अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सहायता कोष हो, सब में देने का काम किया है। किया कि नहीं किया? जितने लोगों ने किया हाथ उठाओ सब लोगों, सारे के सारे लोगों ने अपना एक दिन का वेतन देने का काम किया है। क्योंकि हम कर्मचारी के अलावा इस देश और प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक भी है। हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये दायित्व बनता था कि अगर देश पर संकट है,
प्रदेश पर संकट है तो निश्चित रूप से हम जो कर सकते हैं देश और प्रदेश के लिए वो करेंगे। हम अपनी सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। हम अपनी सरकार को बताएंगे कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, पूरे देश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ है। वाह भैया वाह, हमने मुसीबत में आपका साथ दिया और आप हमारी काटने में लगे हुए। डीए की 3 किस्तें ड्यू हो गई, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। हमारे भत्ते काट लिए गए, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। अरे और कितने चाहिए तुमको भाई हमसे? इस चुनाव संपन्न होने के बाद डीए की किस्त रिलीज कराने के लिए लंबी लड़ाई के बाहर बहुत कर्मचारी महासंघ के प्लेटफॉर्म से लड़ी जाएगी। हम प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे बीच हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आदरणीय रामलाल दुबे जी भी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। महंगाई भत्ते की किस्त रिलीज कराने के लिए इसके बाद आंदोलन किया जाएगा। हमारे वाहन चालक साथियों ने जब आंदोलन किया, उनका आंदोलन होता रहा और महासंघ पूरी तत्परता से वाहन चालकों के साथ लगा रहा कि तुम चिंता मत करना, पूरा जवाहर भवन ग्रामीण कर्मचारी महासंघ आपके साथ है। अब हमको जो करना है वो और बता रहा हूं कि तमाम सारे प्रकरण वेतन विसंगतियों के हैं, चाहे वो लिपिक संघ के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों का मामला हो, चाहे वो हमारे आस लिपिक संपर्क के कर्मचारियों का विसंगति का मामला हो, चाहे लेखा और ऑडिट के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियां हो। इन सारे चीजों को लेकर के निश्चित रूप से 2021 में जल्दी ही पूरे प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए। हमारे बाल विकास पुष्टाहार के सम्मानित अध्यक्ष भाई अजीत यादव जी, उन्होंने हमसे एक निवेदन किया कि अध्यक्ष जी, इस पूरे परिसर में अगर एक बैडमिंटन कोर्ट बन जाए बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग युवा खिलाड़ी हैं, थोड़ा खेला करेंगे, थोड़ा मोटापा कम होगा। अजीत भाई मोटे भी काफी ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा थोड़ा मोटापा कम हो जाए हमारा। अब वही होता है ना, कुछ नियम से काम करने लगा तो अधिकारियों की समझ में नहीं आता। हमने गलती कर दी, हमने यहाँ एक जेबी राज संपत्ति बेचते हैं, हमने उनको फोन कर दिया, हमने कहा साहब एक बनवा दीजिए। भाई पहले तो हम नियम से ही चलते हैं ना, हम डायरेक्ट कोई काम अपने हाथ में थोड़ा ले लेते हैं। बिल्डिंग राज संपत्ति की है तो हमने उनसे निवेदन कर लिया। उन्होंने कहा एक पत्र भेज दीजिए, हमने पत्र भेज दिया। पत्र भेजे हुए 1 महीना हो रहा, अभी जेडी साहब की समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन हम खुदा गड्ढा खुदवा के कोर्ट बनवा देंगे उस दिन खुश हो जाएंगे। वही चाह रहे वो, अधिकारी ही नहीं चाहते नियम से काम हो। तो मैं बाल विकास सेवा के अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, और बाल विकास ही नहीं, पूरे दोनों भवनों में जो हमारे ऐसे लोग हैं बैडमिंटन खेलने के प्रेमी हैं, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसी पोस्ट ऑफिस के सामने एक बैडमिंटन कोर्ट खुलवाऊंगा ताकि आप लोग शाम को बैडमिंटन खेलें। हमारे बहुत पुराने साथी भाई शंकर सिंह जी हमको सामने दिख रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, इसके ऊपर कम से कम 500-700 की कैपेसिटी का एक मल्टी लेवल पार्किंग बन सकता है। मैंने वहां के इंजीनियरों से बात भी करी, राजकीय निर्माण निगम से उनकी बात चल रही है कि वो ऑडिटोरियम की क्षमता ये मल्टी लेवल पार्किंग झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। इसका टेक्निकल परीक्षण हो रहा है, और अगर टेक्निकल परीक्षण में ये पास हो गया तो शीघ्र ही आपको इस मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बहुत भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण कराने का भी काम हम करेंगे। इस कोरोना काल में हमारे क्रेच की बहुत जरूरत हो गई। उन महिला साथियों जिनके बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ करके अपना शासकीय कार्य निर्वाहित करती है। उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द
क्रेच का व्यवस्थित तरीके से संचालन भी हमारे लक्ष्यों में है। हम ये काम भी कराने का काम करेंगे। तमाम सारे ऐसे निगम हैं दोनों बिल्डिंगों में हमारे, जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। चाहे वो कर्मचारी कल्याण निगम के साथी हो जो भूखे मर रहे हैं, 4-4 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, यहां कोई स्थायी रूप से निदेशक नहीं तैनात किया जा रहा है। लेकिन मैं कर्मचारी कल्याण निगम के उन साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी इस समस्या की जड़ आपके ही अंदर है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है और मैं खुले मंच से यह बात बता रहा हूं। एक तरफ जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ प्रमुख सचिव को यह पत्र लिखता है कि वर्तमान अधिशासी निदेशक यहां कार्यालय में नहीं आते हैं, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। उनके पास विशेष सचिव का भी चार्ज है। कोई इनको हटा करके कोई नियमित रूप से यहां पर निदेशक तैनात किया जाए। हमने केवल इतना लिखा और आपके यहां एक स्वयंभू नेता है मनोज श्रीवास्तव, वो सेवा से बर्खास्त कर्मचारी, वो लिखता है प्रमुख सचिव को कि जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के पत्र को संज्ञान में न लिया जाए। श्री फला फला निदेशक बहुत अच्छे ईमानदार कर्मचारी अधिकारी हैं। महासंघ बेईमान लोगों को बचाने के लिए इनको हटाने के लिए पत्र लिख रहा है। ये वो आदमी पत्र लिख रहा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप में डिसमिस हो चुका है। ये वो आदमी लिख रहा है। तो मनोज श्रीवास्तव के लोग जाकर के उसको बता दें कि ये कल्याण निगम की नेतागिरी नहीं है। हमारे महासंघ के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करोगे तो जब हमने अच्छे अच्छे आयुषों को सूरत बिगाड़ दी है तो तुम किसी की गिनती में नहीं आते हो। जिस दिन तुम जवाहर भवन के प्रांगण में दिख गए उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कालिक पुतवा करके और दोनों भवनों में घुमाने का काम जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ करेगा। हम अपने कर्मचारियों के बीच बचना होने का काम नहीं करेंगे। कल्याण निगम के उन कर्मचारियों के साथ समझौता करने वाले नेता को हम नहीं माफ करेंगे कि जब हम आपके हित के लिए लिखते हैं चिट्ठी तो उस पर हस्तक्षेप करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहो कर्मचारी कल्याण निगम के बाहर। यही लोग तुम्हारा काम नहीं होने दे रहे। हमारे अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के कर्मचारी थे, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। मैंने व्यक्तिगत लेवल पर परसुमेंस करके रास्ता निकालने का काम किया, लेकिन वो एकजुट रहे। उनके बीच में कोई वैसा व्यक्ति नहीं था। उन लोगों के सहयोग से हमने बॉडी शॉपिंग के माध्यम से ये सोचा कि कम से कम किसी प्रकार से हमारे अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से मिलता रहे। आज सारे के सारे कर्मचारियों का वेतन मिल रहा है। वहां भी यही व्यवस्था थी। उनको सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय में बॉडी शॉपिंग के आधार पर वेतन दिलाने का काम किया है। हमारे चाहता हूं अगर उनके कुछ लघुए भगवे सुन रहे हो तो जाके बता देंगे। बहुत साफ बता रहा हूं, वो जाके बता दे कि महासंघ के टारगेट पर आ गए और जिस दिन भक्ति तन गई उस दिन फिर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये बिल्कुल साफ समझ ले। इसलिए कर्मचारियों का उत्पीड़न मत करो। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे फांसी पे लटका दो, उसकी मैं चिंता नहीं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समस्या और है जिसको हर सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंचा हुआ व्यक्ति महसूस करता है। ये जब हम लोग रिटायर होते हैं तो हम लोगों को 300 दिन का अर्जित अवकाश का नगरीकरण दिया जाता है। इसी चक्कर में बहुत सारे हमारे
अवकाश लैप्स हो जाया करते हैं। क्यों भाई लैप्स क्यों कर रहे हो? हमारे जितने दिन के अर्जित अवकाश आप काउंट करते रहिए, जितने दिन का अर्जित अवकाश हमारा बचे, चाहे वो 500 दिन का हो, चाहे 400 दिन का हो, चाहे 450 दिन का हो, आप पूरे का पूरा भुगतान करो ना हमारा। एक तो पहले हमारा काट दिया नकदीकरण, अब तो धीरे धीरे उसकी मांगे बंद हो गई। कोई अपने मांग पत्र पर नेता रखता ही नहीं। थक गए हम लोग, नकदीकरण बहाल हो, नकदीकरण बहाल हो मांग करते करते। अब तो हम लोगों ने मांग पत्र से ही बाहर कर दिया, जानते हो ना होना कुछ। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं, एलआई और मीडिया के लोग इस बात को नोट कर ले कि अगर आंदोलन नहीं हो रहा है प्रदेश में, तो यह मत समझना कि तुम्हारे एस्मा के कारण नहीं हो रहा। अगर तुम्हारे दिमाग में यह गलत फहमी हो कि सरकार ने एस्मा लगा रखा है, कर्मचारी हड़ताल नहीं करेगा, तो मैं तुमको बताए देता हूं बाबा जी, इस चक्कर में न रहना। कि एस्मा की वजह से, क्योंकि जवाहर भवन और इंदिरा भवन के क्रांतिकारी साथियों का इतिहास याद करो। इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार यह निर्णय पारित कर दिया गया था कि भारतवर्ष में हड़ताल करना गैर कानूनी है। पूरे देश में मांग होने लगी कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमको हड़ताल का अधिकार वापस दिया जाए। रोज अखबारों में छपने लगा। हमने मांग नहीं करी, हड़ताल कर दी। हमने मांग नहीं करी। पूरे देश में उस हड़ताल के बाद अगर कोई पहला आंदोलन हुआ था तो वो जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का आंदोलन। हम तुम्हारे एस्मा से नहीं डरते हैं, हम अपने भीतर के लोगों से डरते हैं। अभी हम अपने भीतर कील कांटे से अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम कील कांटे से मजबूत हो गए हैं, तो तुम एस्मा लगा लो और चाहे लगा लो चश्मा, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हड़ताल होगी। 2010 में बहन मायावती जी को भी यही गुमान था कि लॉ एंड ऑर्डर में हम बड़े कर्रे माने जाते हैं। कर्मचारियों की तो हिम्मत ही नहीं हड़ताल करने की, लेकिन आप लोगों ने वो हाहाकारी आंदोलन किया था कि जब बाहर से गोलियां चल रही थी और अंदर से गुम्मे चल रहे थे। जब जब आवश्यकता पड़ी है, पूरे प्रदेश में हमारे जवाहर भवन और इंदिरा भवन के कर्मचारियों ने यह दिखाने का काम किया है। और आपके इस परिसर को तो जवाहर भवन का मक्का कहा जाता है, कर्मचारी राजनीति का मक्का कहा जाता है। आपके इस जवाहर भवन इंदिरा भवन जिसकी शान को बनाने का काम एक लंबे अरसे तक हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री जीवित राम जी, जो पहले अध्यक्ष यहां हुआ करते थे, जिस बुलंदियों पर उन्होंने आपके संगठन को पहुंचाने का काम किया, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके आज आपका ये नेता भी उस सम्मान को बढ़ाने का ही काम किया है, कहीं से कम होने का काम नहीं किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर हम करते रहेंगे। बच्चा भी कुछ बता रहे हैं कि एक मुकुल भाई को जैसे देखा सामने इनको साहित्य की याद आ गया। हमने ये भी देखा
कि हमारे दोनों भवनों में बहुत सारे कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो तमाम अलग अलग तरह की प्रतिभाओं के धनी। कोई अच्छी गजल लिखता है, कोई अच्छी कविता लिखता है, कोई अच्छे शेर लिखता है, कोई अच्छी कहानी लिखता है, कोई अच्छा बैडमिंटन का प्लेयर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, कोई अच्छा नाटक में डायरेक्टर है। तमाम सारे लोग हमारे बीच में हैं ऐसे कर्मचारी साथी। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने एक परिसर गौरव सम्मान की स्थापना की और वो परिसर गौरव सम्मान प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित करने का कार्यक्रम करते हैं और ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर भाई मुकुल जी की प्रेरणा से एक कार्यक्रम रखा जाता है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, जिसमें हमने हिंदी और उर्दू के क्षेत्र में अपना योगदान करने वाले तमाम सारे ऐसे भारतवर्ष के दिग्गज कवियों को, दिग्गज शायरों को आमंत्रित करके आपको सुनवाने का काम किया है, जिनको सुनना आपके लिए शायद संभव नहीं था। संतोषानंद जी जैसी हस्ती, जिन्होंने मनोज कुमार जी के ऊपर जितने भी गाने फिल्माए गए हैं, लगभग 95% गीत उन्होंने खुद लिखे हैं। ये आज तक गौरव है कि भाई मुकुल महान जी की वजह से संतोषानंद जैसे यहाँ पर लोग आए। मैं चाहता हूँ एक बार मुकुल महान जी के बच्चा जी बार बार कह रहे हैं कि इन साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए फंड का इंतजाम तो सरकार तो देने वाली है नहीं, आपको दिए तो दे नहीं रही, आपके लिए फंड क्या देगी, आपके भत्ते तो काटती जा रही है। इसके लिए सरकार से मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो हम जानते हैं कि जिस दिन अपना अंगूठा बिछा देंगे आप लोगों के आगे कि भैया हमको चाहिए, तो इतना पैसा आ जाएगा कि अपने आप सारे बड़े से बड़ा करके अपने आप हो जाएगा। हमको आपके ऊपर विश्वास है, हमको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, आप ये मान लीजिए। इसलिए आप लोग अंत में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, यहां पर तमाम सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। अभी हमारे ट्रिब्यूनल में एक महिला साथी हमारी आशा देवी, वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। हमारे अधिकारियों ने मदद किया, अपनी गाड़ी में भिजवाने का काम किया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, लेकिन बहुत सारे इस बिल्डिंगों में बैठने वाले ऐसे दुष्ट अधिकारी भी हैं जिनको कोई मतलब नहीं, कर्मचारी बेहोश हो जाए हम अपनी गाड़ी नहीं देंगे। ऐसे में मेरी इच्छा है कि यहाँ पर 24 घंटे एक एम्बुलेंस ऐसी स्थितियों के लिए खड़ी है। मैं भी बात करूंगा, जिन्होंने चाहे वो कोरोना पीरियड रहा हो, चाहे कोई और समय हो, हमारे सुख का समय हो, हमारे दुख का समय हो, हमारे संघर्ष का समय हो, सब लोगों ने समय समय पर हमारी खबरों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने हो, उन सब लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने अखबारों में, अपने अपने चैनलों में स्थान दे करके आपकी समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। मैं अपने सभी मीडिया के साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बस बड़ा विनम्र मैं निवेदन आखिरी में करूंगा, अपने उन दुकान चलाने वाले लोगों से कि नगर निगम से कुछ सीख लो, कुछ और कहीं से सीख लो। देख लो, सचिवालय भत्ता कट गया, कुछ हो नहीं पा रहा। सचिवालय का नेता कोई चू करने को तैयार नहीं। सचिवालय में एक निजी सचिव ने अपनी फेसबुक वाल पर सरकार के विरुद्ध कुछ लिख दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया। सेवा ट्रांसफर नहीं, वो टर्मिनेट नहीं, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जो कि
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का सबसे मेजर पनिशमेंट माना जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, वो कर दिया गया। सचिवालय का कोई संगठन छू नहीं किया, चाहे वो सचिवालय संघ हो, चाहे वहां का चतुर्श्रेणी संघ हो, अरे झगो भर संगठन वहां है, एक भी संगठन ने छू नहीं किया। तो सब लोग दहशत कितनी है, इस दहशत से आप लोग निकलने का काम करोगे कि नहीं करोगे? सरकार से दो हाथ करोगे कि नहीं करोगे? तो अगर आप करोगे, आपके मन में अगर ये इच्छा है, तो ये खबर भी आज प्रदेश के मुखिया तक पहुंच जानी चाहिए कि अब जो पूरे प्रदेश में हड़ताल होगी, उसकी शुरुआत जवाहर भवन इंदिरा भवन से होगी। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जो पूछिएगा जरूर, कसम है आपको, ये वहां पोजीशन उस दुकान में चुनाव 2 लोग लड़े, एक हारा एक जीता, कहें तुम भी नेता हम भी नेता, हारने वाला भी नेता जीतने वाला भी नेता, कहें तुम जो महासचिव पद पर चुनाव हुआ, कहें तुम महासचिव बन जाओ, जो हार गया कहें तुम उप महासचिव बन जाओ। मतलब हद हो गई, घर की खेती हो गई, घर की खेती हो गई, अजीब हाल है यार। तो ऐसे लोग केवल आपकी पीठ पर छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आप केवल चेहरा देख करके और तुष्टीकरण की नीति के तहत जब तक आप लोग उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमको कमजोर करते रहेंगे। भैया मेंबरशिप भेज दो, हमारे भी सुरेश भाई आए, सुरेश जी का बहुत स्वागत। और कल फलाने आए भैया, ये भी बुरा न मान जाए, इनको भी दे दो। तो जब तक ये नीति रखोगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अध्यक्ष था, अध्यक्ष हूं, आगे आपकी कृपा रहेगी, मैं अध्यक्ष बना रहूंगा। लेकिन आप अगर हमसे काम लेना चाहते हो, हमारे हाथ में कोई जादू का चिराग थोड़े है, आप अगर हमसे काम लेना चाहते हो तो फिर ऐसे लोगों को नकारने का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? कुछ लोग कम बोल रहे हैं, करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? हाँ, आप चंदा मंगोगे, मैं किसी को साथ बनाए देता हूँ, और ज्यादा है तो हमको भेजा भैया। तो इसलिए मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, मीडिया के साथियों का बार बार निर्देश हो रहा है कि जल्दी नामांकन करें। तो अब हमारी टीम आपके सामने खड़ी है, आप सारे चेहरे भली भांति जानते हो। सुशील कुमार बच्चा जी, इनको आप जानते ही हो, सबको सब जानते हैं, जानते हैं ना? राम कुमार धानुक, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, अभय सिंह, हमारे बजरंग पांडे, आकिल सईद डब्लू, अमित खरे, ओपी तिवारी, अमित शुक्ला और संजीव सक्सेना। तुमको कहे परेशान हो मरे जा रहे हो। जितने संजय शुक्ला, कर्मेंद्र जी, सुजीत कुमार, उमंग निगम, अभिनव त्रिपाठी, अनुराग सिंह, शफीकुर रहमान, जितने भी चेहरे देख रहे, अतुल कुमार, जगदीश खान, कोई छूट रहा भैया बता दो, बाद में कहना अध्यक्ष हमारे नाम नहीं आता, बाद में कहना।